हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब स्टडी चैनल स्टडी विद शिप्रा तीरे पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नोबेल प्राइज़। आज हम नोबेल प्राइज़ के बारे में जानेंगे कि ये इसकी स्थापना कैसे हुई, किसने करी और उनके इतिहास के बारे में जानेंगे और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स में सीधे पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले फ्रेंड्स, जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पे मिल सके। और साथ ही हम वैकेंसीज़ की वीडियोस की डिटेल भी डालते हैं, तो फ्रेंड्स उसके लिए भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो फ्रेंड्स जान लीजिए कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। ठीक है, इसकी खोज स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। लेकिन इस पुरस्कार की शुरुआत के पीछे क्या कारण था, इस इतिहास के बारे में फ्रेंड्स हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन के स्टॉकहोम में पैदा हुए अल्फ्रेड नोबेल को डायनामाइट की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। फ्रेंड्स, डायनामाइट के इन्वेंटर कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल, जिसने माइनिंग की दुनिया में क्रांति लाती थी। 1842 में नोबेल परिवार रूस चला गया, जहां उनके पिता ने आर्मी हथियार और मैकेनिकल वर्कशॉप खोल ली। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर में ही अपने 4 भाइयों के साथ हुई, जहां उनके टीचर नेचुरल साइंस, साहित्य और भाषा पढ़ाया करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। आगे ये फ्रेंड्स ये हैं अल्फ्रेड नोबेल जी। और अब आगे और डिटेल देखते हैं इनके बारे में। अपनी प्रखर बुद्धि के कारण 17 साल की उम्र में ही अल्फ्रेड ने स्वीडिश, रशियन, फ्रेंच, अंग्रेज़ी और जर्मन भाषाएं पढ़ने और लिखने लगे थे। फ्रेंड्स, मात्र 17 साल की उम्र में ही उन्होंने ये सारी भाषाएं सीख ली थी। इसके बाद में सन 1850 में उनके पिता ने उन्हें केमिकल इंजीनियर पढ़ने विदेश भेज दिया। अपने 2 साल प्रवास के दौरान अल्फ्रेड नोबेल जी ने स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका की यात्रा की। इसके बाद में 1863 में व्यापार में घाटा होने की वजह से नोबेल परिवार वापस स्वीडन लौट आया, यानी कि वो फिर से स्वीडन आ चुके थे। फिर इसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, अल्फ्रेड के पिता इमैनुअल नोबेल एक इंजीनियर और आविष्कारक थे, जो न केवल बिल्डिंग और पुल डिज़ाइन करते थे बल्कि विभिन्न प्रकार के ब्लास्टिंग चट्टानों का परीक्षण भी करते थे। अल्फ्रेड की रुचि साहित्य में थी। फ्रेंड्स, अल्फ्रेड नोबेल जी जो थे उनकी रुचि साहित्य में थी, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वह उनकी तरह ही काम करे। वजह थी कि उन्होंने इसी वजह से उन्होंने उन्हें केमिकल इंजीनियर पढ़ने के लिए बाहर भेजा था। अल्फ्रेड नोबेल ने 1853 से 56 के क्रिमियन युद्ध के दौरान रूस के सम्राट, जार और जनरलों को विश्वास दिलाया कि समुद्र खदानों के इस्तेमाल से दुश्मनों को सीमा में अंदर घुसने से रोका जा सकता है। उन खदानों की मदद से ही ब्रिटिश रॉयल नेवी को सेंट पीटर्सबर्ग की सीमा पर ही रोक दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर आगे क्या हुआ? अपनी 2 साल की यात्रा के दौरान अल्फ्रेड ने पेरिस की एक निजी शोध कंपनी में काम किया था, जहां उनकी मुलाकात इतालवी केमिस्ट अस्कानियो सोब्रो से हुई। सोब्रो ने अति विस्फोटक तरल नाइट्रोग्लिसरीन, ये फ्रेंड्स ये इम्पॉर्टेंट टर्म है नाइट्रोग्लिसरीन, इसका आविष्कार किया था। ठीक है, ये केमिकल पदार्थ होता है, यह व्यावहारिक इस्तेमाल के लिए बेहद खतरनाक पदार्थ था। ठीक है, यही से अल्फ्रेड की रुचि नाइट्रोग्लिसरीन में हुई, जहां उन्होंने निर्माण कार्यों में इसका इस्तेमाल के विशेष में सोचा। ठीक है, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने रूस में अपने पिता के साथ मिलकर इस पर काम किया ताकि इससे व्यावसायिक और तकनीकी ज़रूरतों के लिए विस्फोट किया जा सके। फ्रेंड्स, उन्होंने सोचा तो सही वे में था कि मतलब इसका योगदान ज़रूरत काम में आए, लेकिन हुआ क्या फिर आगे? 1863 में वापस स्वीडन लौटने के बाद अल्फ्रेड ने अपना पूरा ध्यान नाइट्रोग्लिसरीन को एक विस्फोटक के रूप में विकसित करने में लगा दिया। दुर्भाग्य से उनका यह परीक्षण असफल हो गया, जिसमें कई लोगों की मौतें हो गई थी। मरने वालों में अल्फ्रेड नोबेल जी का छोटे भाई एमिल भी शामिल थे। ठीक है, इस घटना के बाद स्वीडिश सरकार ने इस पदार्थ के स्टॉकहोम की सीमा के अंतर्गत किसी भी प्रकार के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि उन्होंने सोचा अच्छे के लिए था, लेकिन प्रयोग असफल हो गया, जिसके कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई थी।
फिर आगे क्या हुआ, अब डायनामाइट की खोज के लिए अल्फ्रेड नोबेल को माना जाता है। अब ये वाला परीक्षण तो उनका असफल रहा। फिर आगे उन्होंने क्या करा वो देखते हैं। अपनी 2 साल की यात्रा के दौरान अल्फ्रेड ने पेरिस की एक निजी शोध कंपनी में काम किया, जहां उनकी मुलाकात, ये हमने पढ़ा अभी, नाइट्रोग्लिसरीन का आविष्कार किया था उन्होंने, है ना। फिर नाइट्रोग्लिसरीन के बाद में फ्रेंड्स आगे क्या हुआ, इसमें नाइट्रोग्लिसरीन का ये देख लिया हमने। अब वो जो असफल परीक्षण हुआ उसके बाद क्या हुआ, हालांकि अल्फ्रेड नहीं रुके, उसके बाद भी वो नहीं रुके, उन्होंने अपना प्रयोग जारी रखा। ठीक है, इस बार उन्होंने अपनी नई प्रयोगशाला झील में एक नाव को बनाया, जहां उनका प्रयोग सफल हो गया, यानी सेकेंड टाइम में उनका यह प्रयोग सफल हो गया और अब नाइट्रोग्लिसरीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता था। अल्फ्रेड ने 1866 में अपने प्रयोग के दौरान यह पाया कि कीएसएल ग्रह नामक महीन रेत, एक रेत है, उसको नाइट्रोग्लिसरीन से मिलाने पर एक तरल ठोस में बदला जा सकता है, ठीक है, जिसे रॉड का आकार दिया जा सकता है। फ्रेंड्स, डायनामाइट में वो जो रॉड का मेन इस्तेमाल होता है, उस रॉड का आविष्कार कैसे हो सकता है यह अल्फ्रेड नोबेल को पता चल गया था। बस यहाँ उनका आविष्कार हो चुका था, जिसका नाम उन्होंने क्या दे दिया, डायनामाइट। ठीक है, डायनामाइट, जैसे कि आप ये इमेज देख सकते हैं, ये डायनामाइट का आविष्कार। तो फ्रेंड्स, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया, अल्फ्रेड नोबेल जी ने। अब आगे देखते हैं कि फिर आगे क्या हुआ। अब ये तो डायनामाइट का आविष्कार हुआ, लेकिन फिर आगे और क्या क्या चीज़ें हुई। 1867 में उन्होंने डायनामाइट पर पेटेंट या उस पर कानूनी रूप से एक अधिकार प्राप्त कर लिया। फ्रेंड्स, अभी कोई कुछ चीज़ इन्वेंट करता है, जब तक वो पेटेंट उसका नहीं करवा लेता, जब तक वह उसकी नहीं कहलाती। अगर उसके पेटेंट करवाने से पहले किसी ने उस चीज़ को अपना बताया तो वो उसको भी मिल सकता है, इसलिए पेटेंट करवाना ज़रूरी रहता है। तो 1867 में नोबेल ने डायनामाइट पर पेटेंट करवा लिया और फिर उन्होंने यूरोप के 90 विभिन्न जगहों पर कारखाने स्थापित किए। एक समय ऐसा भी था जब उन्हें यूरोप का सबसे अमीर घुमक्कड़ कहा जाता था। क्या कहा जाता है, जहाँ यूरोप का सबसे अमीर घुमक्कड़। मुख्य रूप से उन्होंने स्वीडन, जर्मनी, स्कॉटलैंड, पेरिस और इटली में काम किया। इनके बढ़ते रुतबे का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि 1896 तक इनके पास 355 पैटेंट थे। फ्रेंड्स, 1867 में उन्होंने डायनामाइट का पैटेंट करवाया, लेकिन 1896 में ही उनके पास 355 इन्वेंशंस वैसे कर चुके थे जिनका उन्होंने पैटेंट करवाया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दरअसल 1888 में एक फ्रांसीसी अखबार ने, अब फ्रेंड्स, अब ये तो डायनामाइट और उनके पैटेंट की बात हो गई। अब ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने फिर नोबेल प्राइज़ का एस्टैब्लिशमेंट किया। तो क्या हुआ, दरअसल 1888 में एक फ्रांसीसी अखबार ने गलतफहमी में एक खबर छाप दी, जिसमें लिखा था कि डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल, जो लोगों को ज़्यादा जल्दी मारने के तरीके से अमीर बने हैं, उनका निधन हो गया। फ्रेंड्स, ऐसा क्यों बोलते थे, क्योंकि उन्होंने जब डायनामाइट का असफल परीक्षण हुआ था उसमें कई लोगों की मौत हुई थी, इसलिए उन्हें गलत वे में भी माना जाता था। तो इसलिए ऐसी खबर छपी कि अल्फ्रेड नोबेल, जो लोगों को ज़्यादा जल्दी मारने के तरीके से अमीर बने, उनका निधन हो गया है, लेकिन असलियत में मृत्यु उनके भाई की हुई थी। तो फिर इसका असर क्या हुआ, अल्फ्रेड नोबेल जी को इस समाचार ने झकझोर कर रख दिया और उन्होंने सोचा कि उनकी मौत के बाद दुनिया उन्हें मौत का सौदागर कहेगी। बस इसीलिए उन्होंने नोबेल पुरस्कार के बारे में सोचा, जो ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्होंने मानवता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। ठीक है फ्रेंड्स, फिर क्या यहीं से उन्होंने अपनी सारी संपत्ति नोबेल पुरस्कार वितरण के लिए दान कर दी। फिर नोबेल पुरस्कार कुल मिलाकर 5 क्षेत्रों के प्रख्यात लोगों को दिया जाता है। ये क्षेत्र हैं भौतिक रसायन यानी केमिस्ट्री, फिर फिजियोलॉजी या मेडिसिन, साहित्य और शांति यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, साहित्य या लिटरेचर, शांति, पीस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 5 कैटेगरीज में दिया जाने लगा। ठीक है, 6 कैटेगरियों में मिलता है फ्रेंड्स नोबेल प्राइज़, लेकिन उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। अभी क्वेश्चंस भी देखेंगे, तो लगातार वीडियो में बने रहिए। ठीक है, फिर आगे क्या, पुरस्कार के साथ आर्थिक राशि भी दी जाती है। यदि किसी सम्मान क्षेत्र में 2 लोगों ने यह पुरस्कार जीता हो तो राशि दोनों विजेताओं में समान रूप से विभाजित कर दी जाती है। फिर क्या हुआ,
1901 में पहली बार पुरस्कारों का वितरण स्वीडन के स्टॉकहोम और नॉर्वे में किया गया था, यानी सबसे पहले टाइम्स। स्टैब्लिशमेंट तो 1895 में हुआ था, लेकिन 1901 में सबसे पहली बार नोबेल प्राइज दिए गए। ठीक है, प्रख्यात पुरस्कार की शुरुआत करने के कुछ साल बाद ही अल्फ्रेड नोबेल 10 दिसंबर 1896 को नोबेल की अपनी इटली के घर में मृत्यु हो गई और स्टॉकहोम में उन्हें दफना दिया गया। अब फ्रेंड्स, ये डेट इंपॉर्टेंट क्यों है 10 दिसंबर? क्योंकि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल जी की मृत्यु हुई थी। उसी दिन हर साल नोबेल प्राइज़ का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, यानी नोबेल प्राइज़ सेरेमनी ऑर्गेनाइज की जाती है 10 दिसंबर को। ठीक है, फिर आगे देखते हैं फ्रेंड्स। ये है 1901 की एक इमेज सेरेमनी की, नोबेल प्राइज़ सेरेमनी की। और फ्रेंड्स आगे क्या, अब ये फ्रेंड्स स्वीडिश इन्वेंटर अल्फ्रेड नोबेल एस्टैब्लिश द प्राइज इन 1895। स्टैब्लिश 1895 में हुए थे, और जो नोबेल प्राइज़ हैं वो स्वीडिश और नॉर्वेन इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिए जाते हैं। अब कौन सी इंस्टीट्यूशन के द्वारा कौन सा प्राइज़ दिया जाता है वो देखते हैं। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है फिजिक्स और केमिस्ट्री का। सिवरेजिस रिक्स बैंक, यानी ये एक स्वीडन का सेंट्रल बैंक है जिसके द्वारा इकोनॉमिक साइंस का दिया जाता है। नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, इनके द्वारा फिजिकोलॉजी, साइकोलॉजी और मेडिसिन का दिया जाता है। स्वीडिश एकेडमी के द्वारा लिटरेचर, और नॉर्वे नोबेल कमेटी के द्वारा पीस प्राइज। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। आगे फ्रेंड्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट आपकी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो क्वेश्चंस है, इन विच ईयर फर्स्ट नोबेल प्राइज वॉज अवॉर्डेड? सबसे पहली बार नोबेल प्राइज किस वर्ष प्रदान किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 1901 में। ठीक है, 1901 में पहला अवार्ड दिया गया था। लेकिन अब फ्रेंड्स कैटेगरीज की बात करें तो कैटेगरीज में सबसे पहले 5 कैटेगरीज में दिया गया था। तो वो कौन सी थी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी या मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। ठीक है फ्रेंड्स, अब इकोनॉमिक्स क्यों नहीं? इकोनॉमिक्स बाद में ऐड हुआ था फ्रेंड्स, उसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर नोबेल प्राइज एस्टेब्लिश फॉर द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स? अब इकोनॉमिक्स का कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो देखते हैं। तो 1895 में, 1898 में, 1901 में या 1968 में? तो फ्रेंड्स इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1968 में। इकोनॉमिक्स कैटेगरी में नोबेल प्राइज़ का इस्टेब्लिशमेंट, यानी इकोनॉमिक्स फील्ड में नोबेल प्राइज़ 1968 से दिए जा रहे हैं। अब इसमें और इम्पॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि सिवरेजिस रिक्स बैंक, ये एक स्वीडिश सेंट्रल बैंक है जो कि जिसने इकोनॉमिक फील्ड में ये प्राइज़ इस्टेब्लिश किया था। इट इज़ नोन एज द सिवरेजिस रिक्स बैंक प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। फ्रेंड्स, ये इस नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी ईयर नोबेल प्राइज सेरेमनी टेक्स प्लेस इन? हर साल नोबेल प्राइज़ की जो सेरेमनी होती है वो कहाँ आयोजित की जाती है? आपके ऑप्शंस है, ऑस्लो नॉर्वे में, स्टॉकहोम स्वीडन में, वियना ऑस्ट्रिया में, मॉस्को रशिया में। तो फ्रेंड्स आपका आंसर है स्टॉकहोम स्वीडन और ऑस्लो नॉर्वे, दोनों हैं। फ्रेंड्स अब दोनों कैसे हैं मैं बताती हूँ। स्टॉकहोम स्वीडन में सारे नोबेल प्राइज़ की सेरेमनी होती है, यानी कि 6 में से 5 कैटेगरी ऐसी है जिसके स्टॉकहोम स्वीडन में सेरेमनी होती है, लेकिन पीस प्राइज़ जो कि शांति पुरस्कार रहता है नोबेल का, उसकी सेरेमनी आयोजित होती है ऑस्लो नॉर्वे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, ये 2 जगह है कि स्टॉकहोम स्वीडन में सारी कैटेगरीज के ऑर्गेनाइज होती है सेरेमनी, लेकिन सिर्फ पीस प्राइज़ ऐसा है जिसकी सेरेमनी ऑस्लो नॉर्वे में आयोजित की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक सेरेमनी की इमेज है नोबेल प्राइज़ की सेरेमनी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नोबेल प्राइज़ विनर्स रिसीव। अब जो नोबेल पुरस्कार जीतते हैं उनको प्राइज़ में मिलता क्या क्या है? आपके ऑप्शन है गोल्ड मेडल, डिप्लोमा, प्राइज़ मनी या ये सभी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। जो विनर रहता है उसको एक गोल्ड मेडल मिलता है, एक डिप्लोमा यानी सर्टिफिकेट मिलता है, और साथ ही प्राइज़ मनी फ्रेंड्स हर कैटेगरीज में अलग अलग है और ये चेंज भी होती है। ठीक है, ये है फ्रेंड्स वो गोल्ड मेडल जो मिलता है, और फिर उसके बाद में ये डिप्लोमा,
डिप्लोमा की एक ये इमेज है, इस टाइप से ये सर्टिफिकेट मिलता है ना, और प्राइज मनी मिलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी पर्सन्स कैन शेयर नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज कितने लोग आपस में शेयर कर सकते हैं। यानी फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि इन्वेंशन कोई अलग एक जन नहीं कर रहा है, अलग अलग जन कर रहे हैं, तो वह कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन ऐसे हैं जो इस नोबेल प्राइज को शेयर कर सकते हैं। तो आपके ऑप्शन है 2, 3, 4 या मोर देन 4। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है 3 पर्सन्स फ्रेंड्स शेयर कर सकते हैं नोबेल प्राइज़ को। लेकिन फ्रेंड्स उसमें भी एक कंडीशन है, हम आपको बताते हैं। जैसे ये आप इमेज में देख रहे हैं 3 पर्सन शेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर 3 से ज़्यादा कम मिल सकता है नोबेल प्राइज़ जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन हो। यानी अगर सिर्फ पर्सन्स की बात करें तो 3 पर्सनों को मिल सकता है नोबेल प्राइज़, लेकिन अगर 3 से ज़्यादा हो तो 3 से ज़्यादा कम मिल सकता है जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स इससे जुड़ आगे जो विनर से इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट कौन थे और जो अभी रिसेंट के विनर्स हैं नोबेल प्राइज़ के, ये सब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो यानी इसके पार्ट 2 में देखेंगे। और आपने फ्रेंड्स वीडियो आखिरी तक देखा है उसके लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये नॉलेज मिल सके। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो प्रोवाइड करें तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और फ्रेंड्स जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं ऐसे ही अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री महाकाल।